मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज हम व्यंजन संधियों के बारे में पढ़ेंगे। एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से या स्वर से मेल होने को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है, उस विकार से होने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाती है। इस चैनल पर वर्ण विचार का वीडियो बना हुआ है, जिसमें ह्रस्व व दीर्घ स्वर, घोष व अघोष ध्वनियां, अनुस्वार व अनुनासिक ध्वनियां, अल्पप्राण महाप्राण व्यंजन, स्पर्श अंतस्थ उष्म व्यंजन, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य औष्ठ्य ध्वनियां, इनके बारे में समझाया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सभी संधियों को समझना आसान हो जाएगा। ये वीडियो आपको इस वीडियो के आई कार्ड और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। किसी वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, क छ ट त प वर्ग के पहले वर्ण क छ ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य र ल व है या कोई स्वर आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी हिंदी व्यंजनों में ये 5 वर्ग है, इनका पहला और दूसरा वर्ण अघोष ध्वनि होती है और स अघोष ध्वनि होती है। इसके अलावा सभी वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण य र ल व और सभी स्वर घोष ध्वनियां होती है। तो इसमें यदि अघोष व्यंजन ध्वनि के बाद घोष ध्वनि आती है तो पहले वाला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे क का ग, ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग। च का ज बन जाता है, यानी च वर्ग का तीसरा वर्ण ज बन जाएगा। ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड बन जाएगा और त का द, प का ब। अब इनको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। दिक प्लस गज, ये घोष व्यंजन है ग, तीसरा वर्ण है। क के बाद ये घोष ध्वनि आई है, क अघोष ध्वनि है और ग घोष ध्वनि है। तो इस क का इसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, यानी क का ग हो जाएगा। तो ये दिग्गज, दिग्गज का दिग्गज। षट आनन, इसमें भी अघोष व्यंजन के बाद घोष स्वर आ रहा है तो ट का ड हो जाएगा। तो षट आनन का ड हो जाएगा और ड में 8 का स्वर मिलने से डा हो जाएगा। षडानन। शब्द, ये अघोष व्यंजन के बाद घोष व्यंजन आ रहा है तो प वर्ग का तीसरा वर्ण ब, तो ये प का ब बन जाएगा। प का ब बनने पर इस ब के खड़ी पाई को हटाकर इसके अर्ध रूप लिखा जाएगा, क्योंकि ये हल चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये स्वर रहित व्यंजन है। स्वर रहित व्यंजन को उसके अर्ध रूप में लिखा जाता है। शब्द दिक अंबर, तो ए घोष ध्वनि है तो क का इसी वर्ग का तीसरा वर्ण यानी ग बन जाएगा। दिक अंबर का दिगंबर हो जाएगा, क्योंकि ग में ए का स्वर मिलने से पूर्ण ग बन जाएगा। दिगंबर। षट यंत्र, ये इसी की तरह होगा, ट का ड हो जाएगा। षड्यंत्र। सत उपयोग, त का द हो जाएगा, इसमें ऊ का स्वर मिलने पर द से दू बन जाएगा, तो सत उपयोग का सदुपयोग होगा। सदुपयोग। जगत ईस, त के बाद ई घोष स्वर है तो त का तीसरा वर्ण, त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, तो इसका द हो जाएगा और ई स्वर मिलने से द का दी हो जाएगा। तो ये जगत ईश से जगदीश। सतवाणी, तो ये त द बन जाएगा, तो ये सदवाणी हो जाएगा।
सदपाणी। अच अंत, इसमें च का तीसरा वर्ण जय हो जाएगा, उसमें ए की ध्वनि मिलने से वो पूर्ण स्वरयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अच अंत का अजंत। ऋग वेद, तो क का तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा ये। ऋग्वेद। सत आचार में तय वर्ग का तीसरा वर्ण तय का द हो जाएगा, उसमें आ स्वर मिलने पर दा हो जाएगा, तो सत आचार का हो जाएगा सदाचार। सत गुण, तो तय का द हो जाएगा, सतगुण का सदगुण। द घोष व्यंजन के बाद अघोष व्यंजन क त थ प स, इनमें से कोई आने पर द का तय हो जाता है। जैसे तत्काल, द के बाद क्या आ रहा है तो द का तय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्काल। हलंत स्वर रहित व्यंजन होता है, और स्वर रहित व्यंजन को अर्ध रूप में भी लिखते हैं। उद्तम, तो द का तय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तम। उत्थान, द का तय हो जाएगा, उत्थान। उद्पन्न का उत्पन्न। तद सम का तत्सम। उत्कृष्ट का उत्कृष्ट। उत्तीर्ण का उत्तीर्ण। तत्पर का तत्पर, द का तय हो रहा है। उत्साह का उत्साह। किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद न या मैं आए तो पहला वर्ण अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। क का य, च का य, ट का ण, त का न और प का मैं हो जाता है। जैसे वाक में, तो क वर्ग का पंचम वर्ण है ण, तो ये हो जाएगा वांग्मय। सतमार्ग, तय वर्ग का पंचम वर्ण न, तो तय का न हो जाएगा, सतमार्ग का सन्मार्ग हो जाएगा। अब मैं, तो प का अंतिम वर्ण मैं, तो प वर्ग का अंतिम वर्ण मैं लिखने से ये अपमय अमय हो जाएगा। षठ मास, ट वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण न, तो षठ मास का षण्मास। उन्नति, तय वर्ग का पंचम वर्ण न, तो इस तय का न हो जाएगा। ये स्वर रहित है इसलिए वो आधा न बनेगा। सतमति, इसमें भी तय करने होगा, तो सतमति का सन्मति हो जाएगा। जगतनाथ का संधि करने पर तय करने हो जाएगा, तो जगतनाथ की संधि होगी जगन्नाथ। द के बाद न या मैं आने पर द का न हो जाता है।
और नत की संधि करने पर दे का न हो जाएगा, तो उन और नत, ये हो गया उन्नत। उद माद, इस दे का न होने पर उन और माद, तो उद माद की संधि उन्माद होगी। उद मूलन, दे का न हो जाएगा, उन और मूलन, तो उन्मूलन का संधि उन्मूलन। मैं के बाद कैसे मैं तक का कोई वर्ण यानी स्पर्श व्यंजन हो तो मैं के बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। कैसे मैं तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो मैं के बाद में जो वर्ण आ रहा है उस वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे समतोष का संधि करें तो तय वर्ग का अंतिम वर्ण बनेगा, इस मैं के स्थान पर तय वर्ग का अंतिम वर्ण न लगाएंगे, संतोष, यानी तय वर्ग का अंतिम वर्ण न हो गया। इसको अनुस्वार लगाकर भी लिख सकते हैं। अलंकार, इसमें मैं के स्थान पर बनेगा कै वर्ग का अंतिम वर्ण, तो कै वर्ग का अंतिम वर्ण अलंकार, इसको अनुस्वार लगाकर भी लिख सकते हैं अलंकार। ये दोनों रूप सही है। सम जीवनी, इस मैं के स्थान पर बनेगा जय, यानी च वर्ग का अंतिम वर्ण, यह होगा संजीवनी, और अनुस्वार लगाकर लिखेंगे तो संजीवनी। समदेश, तो दे तय वर्ग का वर्ण है, तो तय वर्ग का अंतिम वर्ण लगेगा इस मैं के स्थान पर, तो समदेश का संधि करेंगे तो संदेश, और इसको अनुस्वार लगाकर लिखेंगे तो संदेश। सम निकट, तो न तय वर्ग का अंतिम वर्ण है, तो इस मैं के स्थान पर भी हलंत न लगेगा, यानी न का आधा रूप। सम निकट का संधि विच्छेद होगा सन निकट। संपूर्ण का संधि करने पर पै वर्ग का अंतिम वर्ण मैं हो जाएगा इसके स्थान पर, तो ये होगा संपूर्ण। संपूर्ण ऐसे। पंचम, च वर्ग का अंतिम वर्ण बनेगा इसमें से, तो पंचम का संधि करने पर पंचम हो जाएगा। तो अगर पंचम को अगर हमें वर्ण सहित लिखना है तो पंचम इस प्रकार लिखा जाता है। दम डे, तो डे टे वर्ग का वर्ण है, टे वर्ग का अंतिम वर्ण बनेगा इस मैं के स्थान पर, तो दे के बाद ये न और डे। दंड, दम और डे का संधि करने पर दंड बनेगा, इसको अनुस्वार लगाकर इस प्रकार लिख सकते हैं। सम दी, दे तय वर्ग का वर्ण है, तय वर्ग का अंतिम वर्ण है न, तो इस मैं के स्थान पर न हो जाएगा, तो संधि, समधि का संधि होगा संधि, इसको अनुस्वार लगाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही रूप सही है। इससे पिछले उदाहरण में मैं के बाद स्पर्श व्यंजन होने पर बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण या अनुस्वार लगता था। इसमें मैं के बाद अंतस्थ व्यंजन घेरे लेवे या ऊष्म व्यंजन से हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, यानी मैं अनुस्वार में बदल जाता है। ये अनुस्वार संधियां हैं। जैसे सम लग्न, तो ये मैं अनुस्वार में बदल जाएगा, तो सम लग्न की संधि करने पर यह हो जाएगा
संलग्न। समहार, ये हो जाएगा संहार। इस मैं को इस वर्ण पर अनुस्वार लगाकर लिख दिया जाता है। संशोधन, संशोधन। स्वयंवर, इसका संधि करेंगे स्वयंवर। संयोग, इसकी संधि करने पर हो जाएगा संयोग। संसार, तो स के ऊपर अनुस्वार लगा दिया और ये सार, ये हो गया संसार। संक्षेप, से के ऊपर अनुस्वार और से, ये हो गया संक्षेप। का संधि करने पर मैं को से के ऊपर अनुस्वार लगा दिया और क्षेप, ये तो हो गया संक्षेप। समत्रास, से के ऊपर अनुस्वार और त्रास, ये हो गया संत्रास। समरक्षक, से के ऊपर अनुस्वार और रक्षक, तो समरक्षक का संधि है संरक्षक। तय दे की संधि, तय या दे के बाद च या छ होने पर तय या दे का च हो जाता है। उच्चारण, इनकी संधि करने पर दे के बाद च है, इसलिए दे का च हो जाएगा। ये हलंत वाला च अर्ध रूप में लिखा जाएगा, इसलिए आधा च लिखते हैं। उच्चारण, उद और छेद, यहां छ है तो दे का च हो जाएगा। उच्छेद। सत चरित्र, तय के बाद च है तो इस तय का च हो जाएगा। तो सत चरित्र का संधि करने पर सच्चरित्र। जगत छाया, तय के बाद छ है इसलिए तय का छ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संधि करने पर जगत छाया। तय या दय के बाद जय झय में से कोई अक्षर हो तो तय दे का जय हो जाता है, यानी तय या दय जय में बदल जाता है। सत जन, तो तय के बाद जय है तो इनकी संधि करेंगे तो तय का जय हो जाएगा। हलंत वाले जय को, यानी स्वर रहित जय को आधा जय लिखते हैं सज्जन। उद्झटिका, तो जय होने पर इस दय का जय हो जाएगा। उद्झटिका। उज्ज्वल, तो जय होने पर दय का जय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। इसमें दोनों जय आधे आधे लिखे जाएंगे, तो उज्ज्वल शुद्ध रूप में ऐसे लिखते हैं। तय या दय के बाद तय या ठय होने पर तय दय का टय हो जाता है। जैसे वृहत टीका, तय के बाद टय है तो इस तय का भी टय बन जाएगा, हलंत वाला टय। इनकी संधि करने पर वृहत टीका। तय दय के बाद ड या ढ में से कोई वर्ण हो तो तय दय का ड हो जाता है। उद्डयन, इसमें आगे ड है तो दय का ड हो जाएगा, ये हो जाएगा उड्डयन। तय दय के बाद ल होने पर तय दय का ल हो जाता है। जैसे तय दय प्लस ल हो तो वो आधा ल पूरा ल हो जाता है। हलंत वाले वर्ण के अगर खड़ी पाई है तो उसको आधे रूप में लिखते हैं, तो इसको आधे रूप में इस तरह लिखेंगे और फिर पूरा ले लेके डबल ले हो जाएगा। जैसे उद्लेख, तो इसका
हलंत वाला ले लिखने पर उसको आधा ले लिखेंगे। और ये लेख, तो उद्लेख का संधि करने पर होएगा उल्लेख। इसी तरह तदलीन, तो दे का आधा ले हो जाएगा और लीन, तो तदलीन की संधि होगी तल्लीन। तय या दे के बाद शय होने पर तय दे का तो चय तथा शय का छय हो जाता है, यानी तय दे के बाद शय होने पर आधा छय और पूरा छय, इस तरह छय हो जाता है। जैसे सत शास्त्र, तो तय का आधा छय और शय का छय, इस तरह सत्शास्त्र, सत शासन, तो तय का तो आधा छय और शय का छय होने पर सत्शासन। उद शास्त्र, तो दे का आधा छय हो जाएगा और शय का छय होने पर छय, तो उच्छास्त्र हो गया ये। उद शासन, दे का आधा छय और शय का छय, उच्छासन। या दे के बाद है होने पर तय दे का दे तथा है का ध हो जाता है। जैसे तय दे के बाद अगर है तो ध हो जाएगा। इस ध में ध पूरा और द आधा है, जिन वर्णों को मिलाकर लिखा जाता है उसमें नीचे वाला वर्ण पूरा और ऊपर वाला आधा होता है, यह ध। इन ध को इस प्रकार भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। द के हलंत है और ध पूरा। जैसे उद्धार, तो उद ये द और है का ध, उद्धार। उद्धार को ऐसे भी लिखते हैं, तद हित, तो इसको लिखेंगे तद्धित। तद्धित इस प्रकार भी लिखते हैं, देखिए ध लगाकर तद्धित। पद हति, ये ध का तो द हो जाएगा और है का ध, तो पद्धति, ये पद हति का संधि करने पर पद्धति। अब पद्धति को मिलाकर इस तरह भी लिखते हैं, पद्धति। ये मूर्धन्य व्यंजन संधियां हैं। स का मूर्धन्यीकरण, ई या ऊ स्वर के बाद स होने पर दंत्य स मूर्धन्य श में बदल जाता है। यानी ई या ऊ के बाद अगर ये दंत्य स है तो मूर्धन्य श में बदल जाता है और थ ठ में बदल जाता है, क्योंकि ठ भी मूर्धन्य ध्वनि होती है। जैसे वी सम, इनका संधि करने पर वी और ये दंत्य श मूर्धन्य श में बदल गया, तो ये हो गया विषम। निषेध, तो ये स श में बदल जाएगा, निषेध। सुसमा, ये स मूर्धन्य श में बदल जाएगा, तो इसका संधि होगा सुषमा। सुसुप्त, सु और ये दंत्य से मूर्धन्य से में बदल गया, तो ये हो गया सुषुप्त। अनुस्थान, अनु, अब इसमें ये दंत्य से तो मूर्धन्य से में बदल गया था और ठ में बदल गया, अनुष्ठान। इसमें प्रतिस्थान, प्रति ये दंत्य से मूर्धन्य से और थ का
ठ, प्रतिष्ठान का संधि हुआ प्रतिष्ठान। दुस और निस के बाद क या पे या फे इनमें से कोई व्यंजन हो तो दंते से मूर्धन्य से हो जाता है। जैसे दुष्कर्म, तो इस दंते से का मूर्धन्य से हो जाएगा दुष्कर्म। निस और काम का संधि करने पर यह दंते से मूर्धन्य से में बदलेगा निष्काम। तय थ का मूर्धन्यकरण, श के बाद दंते तय थ आने पर तय का ट तथा थ का ठ हो जाता है। ट ठ मूर्धन्य ध्वनि है और तय थ दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनियों का मूर्धन्य ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत्कृष्ट और तय का संधि करने पर उत्कृष्ट, ये स्वर रहित व्यंजन है, इसको मिला के लिखने पर इसकी खड़ी बैठ अगर इसके अर्थ में उपयोग हो रहा है तो उत्कृष्ट हो गया। पुष और ती, और ये तय ट में बदल गया, तो इसमें तय ट में और थ ठ में बदल जाता है। शस प्लस थ, तो ये श, ये आधा श और ये थ मूर्धन्य ध्वनि ठ में बदल गया, तो ये षष्ठ हो गया। न का मूर्धन्यकरण, ई, रे, री या श, इन वर्णों के बाद दंते न मूर्धन्य ण हो जाता है। जैसे परि नाम, ई परि में ई का स्वर है, ई की ध्वनि है, तो ई के बाद न आया तो ये न ण में बदल जाएगा, तो ये होगा इसका संधि परिणाम की बजाय परिणाम हो जाएगा। ये परिणति, ये भी ई की ध्वनि है रे में, तो न का ण हो जाएगा। परिणति, री और न, तो न का मूर्धन्य ध्वनि ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण। त्रि और न, तय में री का स्वर लगा हुआ है, तो री के स्वर के बाद न, तो इसकी संधि करने पर त्रि न का ण हो जाएगा, ये हो गया तृण। प्रमाण, इसमें र है, तो र के बाद अगर न है तो वो ण में बदल जाएगा। प्रमाण, इसमें वही है, र के बाद न है तो न ण में बदल जाएगा, तो प्रणाम की संधि करने पर प्रणाम। कृष्ण प्लस न, तो इनकी संधि करने पर यह हो जाएगा कृष्ण। क्री आधा से और न का न बन गया कृष्ण। तृष्णा, तो इस ना का ऋणा हो जाएगा तृष्णा। तृष्ण। स का तालव्यकरण, दुस या निश के बाद तालव्य च छ श होने पर दंते से तालव्य श में बदल जाता है। जैसे निश्चय, तो ये दंते से तालव्य श में बदल जाएगा। हलंत वर्ण को लिखने में उसकी पाई हटाकर अर्ध रूप में लिखा जाता है। तो निश और चय का संधि करने पर निश्चय। निश और छल का संधि करने पर स का तालव्य छ
निश्चल। दुष्चरित्र, तो इस दंते से को तालव्य से में बदलेंगे दुष्चरित्र, ये इसका संधि हो गया। दुशासन, दुशासन का संधि में दुस और इस से दंते से का तालव्य से और फिर शासन, ये दुशासन। व्यंजन आगम, ये व्यंजन आगम संधि है। इसमें दो शब्दों की संधि करने पर एक व्यंजन का आगम हो जाता है। तो श का आगम, परि शब्द के बाद कृत, कृति, कार, करण, कर्ता आने पर श का आगम होता है। जैसे परि के बाद कार है, कार, तो इसमें हलंत श का आगम हुआ है, तो इसको अर्ध रूप में लिखेंगे श को, तो परिष्कार, ये इसकी संधि हो गई परिकार की, परिष्कार। परि और कृत की संधि करने पर हलंत श का आगम होगा, तो परि और इसको अर्ध रूप में लिखेंगे श और कृत, परिष्कृत। इस प्रकार स का आगम सम उपसर्ग के बाद कृत, कृति, कार, करण, कर्ता आने पर स का आगम होता है। जैसे सम कार, तो इस में को अनुस्वार बना देते हैं और हलंत से इसको अर्ध रूप में लिखेंगे स, संस्कार, ये समकृत, ये मैं को अनुस्वार के रूप में लिख दिया। अब हलंत से को अर्ध रूप में स और ये कृत, ये हो गया संस्कृत। समकृत की संधि हुई संस्कृत। च का आगम स्वर के बाद छ आने पर च का आगम होकर छ हो जाता है, यानी छ में हलंत च जुड़ता है, तो हलंत च को इसके अर्ध रूप में मिलाकर इसको छ बनाया जाता है। जैसे परि और छेद, इसमें ई स्वर है परि में और उसके बाद छ है, तो अब इसमें हलंत च यानी आधे च का आगम होकर यह हो गया परिच्छेद। तरु और छाया की संधि करने पर इसमें रू में ऊ का स्वर है और आगे छ है, तो इसमें हलंत छ का आगम होकर ये इसके अर्ध रूप में लिखा जाएगा, तो इसकी संधि होगी तरु छाया।